हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चैप्टर नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 अच्छी तरीके से इससे सारे बेसिक्स क्लियर होंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर। देखो, अगर आप क्लास 10th के बाद साइंस लोगे तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसे अच्छी तरीके से पढ़ना, क्योंकि इसके अंदर सारे बेसिक्स हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। देखते क्या है। An Indian philosopher Maharishi Kannar predict that if we go on dividing matter padarth, we shall get similar and smaller particles. He name these particles परमाणु। देखो, महर्षि कन्नड़ एक हमारे फिलोसफियर थे, हमारे इंडियन फिलोसफियर थे। इन्होंने एक प्रिडिक्ट दिया, इन्होंने बताया, एक सोच दिया कि जो भी कोई मैटर होता है, मैटर मतलब पदार्थ, उसे हम कितना भी तोड़े, एक समय ऐसा आएगा कि वो टूट नहीं सकता है। ठीक है, एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो टूट नहीं सकता है। अब वो जो टूटेगा नहीं उसे बोलेंगे परमाणु। सिंपल सी बात। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया हो। इसके अंदर यही था एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में। अब देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। मोस्ट आईएमपी आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, तो प्लीज इसे अच्छी तरीके से समझना और पढ़ना भी। देखते क्या है। There are two types या फिर two laws of chemical combination। इसके अंदर दो लॉज हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो, आपको लग रहा होगा कि हम आखिर ये पढ़ क्यों रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ क्यों रहे हैं। तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये दो लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम अभी अर्थ पे हैं तो ग्रेविटी प्रेजेंट है, तो न्यूटन का लॉ लगता है, आपको पता होगा अच्छी तरीके से। तो ऐसे ही कोई भी केमिकल लेवल पे जब हम जाएंगे तो दो लॉ हमेशा लगती हैं, तो वही लॉ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखते क्या है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखते क्या है। प्रपोज्ड बाय अ फ्रेंच केमिस्ट एंटोनियो लिविजर 1774। तो इसे एक फ्रेंच केमिस्ट ने दिया था जिनका नाम था एंटोनियो लिविजर। ठीक है, जिनका जन्म 1774 में हुआ था। अगर इसे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, 1774 मत लिखना। अगर आपको नहीं समझ में आया, ऐसे इंट्रोडक्शन के लिए अच्छी तरीके से अगर समझने के लिए हो तो लिख देना। ठीक है, और देखते क्या है। तो इन्होंने डेफिनेशन क्या दिया देखते हैं। मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, अब केमिकल रिएक्शन के बारे में आप क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, डिटेल में एकदम। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, इस सारे जो हमारे साइंस के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इन पे एक एक चैप्टर बना है। इसलिए कुछ कुछ चीज़ें आप अभी के लिए उनकी वर्डिंग याद रखिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे चल के। ठीक है, देखते क्या है। तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमारा मास है, मास का मतलब आपको पता होगा, जो कोई भी ऑक्यूपाई करे स्पेस, कोई भी पार्टिकल हो किसी के अंदर, कोई भी पार्टिकल किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हो, उसको बोलेंगे मास। क्या बोलेंगे? मास। ठीक है, तो मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म भी नहीं कर सकते, बना भी नहीं सकते हैं। किसके अंदर? केमिकल रिएक्शन के अंदर। अब केमिकल रिएक्शन क्या है देखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन है C2 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी के लिए आप एग्जाम्पल के रूप में रट लीजिए, क्योंकि इसे आपको लिखना होगा आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, और देखते क्या है। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन देखते क्या है। प्रपोज्ड बाय अ लुइस फ्रोस्ट 1799। तो इसे किसने दिया था? लुइस फ्रोस्ट ने दिया था। देखते क्या है इसका डेफिनेशन। A chemical compound always consists of the same elements combined together in the same ratio। देखो, इसके अंदर अभी के लिए मैं तो आपको कहूँगा रट लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि एलिमेंट्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन किसे कहते हैं, नाइट्रोजन किसे कहते हैं, कार्बन किसे कहते हैं। ये सारे एलिमेंट्स हैं। क्या है दोस्त? एलिमेंट्स हैं। तो जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे H2 प्लस O, H2 मतलब हाइड्रोजन और O मतलब ऑक्सीजन, जब इन्हें हम कंबाइन करेंगे तो ये कहता है, जब इसे हम कंबाइन करेंगे तो जिनका रेशियो होगा सेम होगा। क्या होगा? रेशियो। जैसे कि H2 मतलब दो मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, या दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? हाइड्रोजन एलिमेंट। तो दो है और ऑक्सीजन एक है। ऑक्सीजन का हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है, और जो हमारा हाइड्रोजन होता है 2 होता है। तो इनका देख सकते हैं रेशियो सेम है। बस ये यही मिला जुला के कहना चाहता है कि जो भी एलिमेंट्स होंगे, जब इन्हें हम कंबाइन करेंगे तो इनका जो भी अपना एलिमेंट्स का जो रेशियो आएगा वो सेम आएगा। क्या आएगा? रेशियो सेम आएगा। बस यही लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन कहता है। अच्छी तरीके से इसको रटना। ये दो मोस्ट टाइम पे ये आपके एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाएगा और पूछते ही रहते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं, अब हम लिमिटेशन पढ़ेंगे। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है भैया? लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि क्या ये थियरी नहीं कर पाई,
क्या जो हमारे साइंटिस्ट थे जो नहीं बता पाए उसे कहेंगे लिमिटेशन। याद रखना, लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन क्या है, देखते हैं अच्छी तरीके से। दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड व्हेन द कंपाउंड इज ऑब्टेन बाय यूजिंग डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ अ कंबाइनिंग एलिमेंट्स। तो जो भी हमारा ये थियोरी था, ये थियोरी एक चीज पे काम नहीं, मतलब नहीं बता पाया, आइसोटॉप्स। जब आइसोटॉप्स को हम कंबाइन अच्छी तरीके से करते थे तो उनका जो रेशियो आता था वो सेम नहीं आता था। अब बोलोगे भैया आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है? देखो आइसोटॉप्स के बारे में अभी आपके बुक में नहीं दिया गया है, क्योंकि आपके बुक में घुमाया फिराया गया है बहुत ज़्यादा, एनसीईआरटी के अंदर स्टेप बाय स्टेप नहीं दिया गया है, क्योंकि इनके ऊपर एक अलग से चैप्टर बना है। तो आइसोटॉप चैप्टर नंबर 4 में बहुत डिटेल में बताया गया आइसोटॉप्स एंड आइसोबार। अभी के लिए आइसोटॉप के लिए आप वर्डिंग याद रखिए, और मैं आपको अभी मतलब भी बता देता हूं इसका मतलब क्या है। एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट्स दैट हैव अ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब बोलोगे भैया प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है? तो इसीलिए मैंने बताया आपको कि जब हम चैप्टर नंबर 4 डिटेल में पढ़ेंगे प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स क्या होते हैं। तो आइसोटॉप्स का मतलब यही है कि जिसमें सेम एलिमेंट्स हो, जिसके अंदर क्या क्या हो, प्रोटॉन्स हो, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स हो डिफरेंट हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज अपने दिमाग को कष्ट मत देना, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर नहीं आया तो चैप्टर नंबर 4 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोटॉन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, न्यूट्रॉन किसे कहते हैं, आपको समझ में आएगा उस टाइम पे। एंड आइसोटॉप्स एंड आइसोबार के बारे में भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और देखते हैं क्या है इसके अंदर। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है जॉन डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखो जनरली इसके अंदर से क्वेश्चंस आना कॉमन है, इसके स्टेटमेंट्स एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसे अच्छी तरीके से पढ़ना और इसके सारे बेसिक्स अच्छी तरीके से समझना। ठीक है, देखते क्या है जॉन डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखते क्या है, जॉन डेल्टन वॉज अ इंग्लिश साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड द एटॉमिक थ्योरी इन 1808। देखो जो हमारे जॉन डेल्टन थे वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश थे, मतलब ये अंग्रेज थे, और इन्होंने एक अपना थ्योरी दिया, एटॉमिक थ्योरी दिया 1808 में। देखते क्या है, हिज थ्योरी एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ मैटर। इनकी जो थ्योरी थी वो बताती थी बेसिक नेचर ऑफ मैटर। अब क्या था वो हम डिटेल में पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। अब देखते हैं इनका स्टेटमेंट क्या था, आखिर जो इन्होंने बताया अपने रिसर्च के अंदर क्या स्टेटमेंट था, देखते हैं। इन्होंने स्टेटमेंट दिया ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट मेड अप ऑफ वन एटम। देखो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर मुझे लगा आपको नहीं पता होगा, तो मैं डिटेल में आपको अच्छी तरीके से अभी ही पढ़ा देता हूं। देखो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको खाली आपको समझने के लिए मैंने लिखा है। ये वाली चीज़ एटम्स ये सारी, खाली आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ अगर इसे खाली मैंने समझने के लिए लिखा है, आप अपने नोट्स में ऐड करना, अगर समझना हो तो ज़रूर ऐड करना, एग्जामिनेशन में नहीं लिखोगे तो चलेगा। एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स का मतलब होता है मेड अप ऑफ ओनली वन एटम, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, ये सारी चीज़ें एक ही एटम से बनी है। जो कोई एक एटम से बने उसे कहेंगे एलिमेंट्स। अब कंपाउंड का मतलब क्या है, कंपाउंड का मतलब है मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स जब मिल जाए तो उसे बोलेंगे कंपाउंड, जैसे H2O और C2O। एंड मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब होता है मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंस प्योर। अब सब्सटेंस का मतलब हमने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो एक बार स्टेटमेंट अच्छी तरीके से वापस पढ़ देता हूं मैं आपको समझने के लिए। देखते क्या है, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, कंपाउंड, अ मिक्सचर इज अ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। तो यही सारी चीजें जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड है और मिक्सचर है, इनके अंदर एक सिंपल पार्टिकल पाया जाता है जिसका नाम है, छोटा पार्टिकल पाया जाता है जिसका नाम है एटम्स। सिंपल सी बात यही थी स्टेटमेंट के अंदर। स्टेटमेंट शायद पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, मुझे तो नहीं लगता है पूछेगा, लेकिन आप पूरा पढ़ना। ठीक है, आप देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके बेसिक स्टेटमेंट्स हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं 4 या 3 नंबर में। देखते क्या है, हियर द बेसिक पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है बेसिक स्टेटमेंट। बच्चों को नहीं पता होता है पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है, तो बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टुलेट्स ऑफ जॉन्स एटॉमिक थ्योरी। तो पोस्टुलेट का मतलब होता है बेसिक स्टेटमेंट। ठीक है, तो यही आपको लिखना है आपके एग्जामिनेशन में। तो देखते क्या है, मैटर इज अ मेड अप ऑफ एटम्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे मैटर्स हैं वो बने हैं किससे, एटम से बने हैं। ठीक है, ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितने भी सब्सटेंस हैं वो एक छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं जिसका नाम है एटम्स। सिंपल सी बात है। एंड देखते हैं और क्या है, एटम्स आर इंडिविजुअल, मतलब
एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो देखो जो हमारे एटम्स हैं उन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते, उन्हें काट नहीं सकते हैं, हम तोड़ नहीं सकते उन्हें, और ना ही बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप अभी एटम्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 में बहुत डिटेल में पढ़ोगे कि एटम्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन्स क्या होता है, उन्हें डिवाइड क्यों नहीं कर सकते, क्रिएट क्यों नहीं कर सकते, बहुत डिटेल में पढ़ोगे। टेंशन मत लेना, अभी के लिए कुछ कुछ वर्डिंग याद रखना, आप चैप्टर नंबर 4 में अच्छी तरीके से पढ़ोगे। और देखते क्या है, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव अ सेम मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी एटम्स हैं उनकी जो भी एलिमेंट है उनका सेम मास होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या, कोई कोई जल्दी रिएक्ट करेगा, कोई कोई जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, कोई कोई थोड़ा थोड़ा स्मेल करेगा, कोई कोई कलरलेस होगा, कोई कोई मॉइस्चर को ऐड कर लेगा। तो यही है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से रखना, आपके एग्जामिनेशन में पक्का का पक्का ही आता है 3 या 4 नंबर में, ठीक है। और देखते क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जो भी हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनके अंदर मास तो सेम है, डिफरेंट मास, सॉरी एक बार वापस, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव अ डिफरेंट मास एंड प्रॉपर्टीज। जो भी हमारे एटम्स हैं उनके डिफरेंट एलिमेंट, अगर कोई भी एटम के डिफरेंट एलिमेंट्स है तो उनके डिफरेंट मासेस भी होंगे और डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी होगी। मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया, 2 मिनट, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं इनकी। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। एलिमेंट्स तो अलग अलग हैं, तो अलग अलग जो हमारे एलिमेंट्स हैं तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट मासेस भी होंगी और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी होंगी। आप बोलोगे भैया इसका मास, मासेस मतलब क्या, तो देखो मास का मतलब होता है एटॉमिक मास, जो हम चैप्टर नंबर 4 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप मास याद रखिए, ठीक है। और देखते क्या है, एटम्स कंबाइन इन सिंपल ऑल नंबर रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। एटम्स को हम कंबाइन करते हैं एक सिंपल ऑल नंबर रेशियो में जो हमें कंपाउंड देता है, ठीक है। और देखते क्या है, इन केमिकल रिएक्शन, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन मतलब क्या, जैसे दो कंपाउंड्स है दोनों मिल रहे हैं तो उन्हें बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। अब कंपाउंड का मतलब क्या था, अभी मैंने आपको बताया, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो तो दोनों एक दूसरे से जब कंबाइन होंगे तो एक नया, मतलब एक नया उसमें केमिकल रिएक्शन होगा, सिंपल सी बात यही है, ठीक है। तो एटम्स ओनली रीअरेंज, दे आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो जो हमारे एटम्स होंगे ना, जो हमारे एटम्स होंगे, प्लीज यहाँ यस लिख दीजिएगा आप, जो हमारे एटम्स होंगे वो रीअरेंज होंगे, खाली अपने प्लेस बदलेंगे, वो प्लेस अपने चेंज करेंगे बस, और ना ही वो क्रिएट होंगे ना ही डिस्ट्रॉय होंगे। यही था इसके एजम्पशंस और स्टेटमेंट, बेसिक स्टेटमेंट्स। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज इसके अंदर समझ में आया हो। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट होता है इसके रिलेटेड कि भैया मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, ये टॉपिक में थोड़ा मुझे मिस्टेक लगा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।